हेलो साथियों, परिणाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव त्रिपाठी आज फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक शानदार क्लास लेकर बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लास में। परिणाम बैच हमारा चल रहा है, हमारी संस्थान की तरफ से चल रहा है। उसी के बीच में मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसी में। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत शानदार टॉपिक है। वो टॉपिक कौन सा है? उदारवादी चरण और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उदारवादी चरण एवं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम लोग आमतौर पर आईएनएम कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बीपीएससी के लिए। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल बनते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 भी हमने कवर कराया था, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 भी हम कवर करा रहे हैं आईएनएम को लेकर। आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि 1905 से शुरू होता है, 1947 के रेंज में। लेकिन आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उसको देखते हुए हमें थोड़ा सा डीप जाकर, ताकि हम भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को समझ सकें, इसलिए 1885 से लेकर मैं सब कवर करता हूं। और 1885 से लेकर 1905, जो 20 साल का ये ईयर होता है, गैप होता है, इसको लगभग हमको दो क्लास लगते हैं उसको कवर करने के लिए। तो यह आज मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है और कैसे होती है। वहां से अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हमने उस क्लास को देखा था। जिन्होंने नहीं देखा क्लास को, वो जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आईएनएम बाई गौरव त्रिपाठी सर। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये परिणाम बैच हमारी टीम द्वारा चलाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं, आप सभी जुड़ चुके हैं। साइंस के लिए अनिल सर लगातार आपके बीच में जुड़े हुए हैं, और साथ ही रीजनिंग के लिए शिवम सर यानी उपाध्याय सर लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरी जीएस जीके जीएस की आईएनएम की क्लास आने लगी है, आप सब जानते हैं, मेरी दूसरी क्लास है। और फिर मैथ्स के लिए रोहन सर, और बाकी जो जीके जीएस है, पॉलिटी है, और भी कुछ चीजें हैं, उसको कवर कराएंगे हर सर। साथ में युवराज सर भी आपके बीच उपस्थित होंगे, कुछ करंट्स की बातों को लेकर जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, क्लास को बहुत ज्यादा लेट ना करते हुए हम एक शानदार क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो क्लास होगी वह सिंपल सी है, बहुत ही साधारण सी क्लास होने वाली है। आज की क्लास हमारी चर्चा पर आधारित होगी। हमने पिछली क्लास में देखा था कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या होते हैं, स्थापना होने के बाद कुछ लोग आलोचना करते हैं, हम सब उन सब बातों पर हम पूरी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। और कब हुई, किसके काल में हुई, इस समय वायसराय कौन था, सारी चीजों पर हमने बात की थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें, उसके बाद ये क्लास देखें, तभी आपको मजा आने वाला है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं, केवल पॉइंट्स मैंने कुछ बनाकर ले आए हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं अभी खुद लिखा हूं कांग्रेस का उदारवादी चरण। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो उस देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान आर्थिक नीतियों की आलोचना। मतलब उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं, उदार राष्ट्रवादी, ये क्या क्या योगदान देते हैं हमारे इतिहास में। फिर हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका में जो संवैधानिक सुधार हुए वहां पर इनका क्या योगदान रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या कहता है। आज हमारी क्लास का दो मूल पॉइंट है, एक है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और दूसरा है उदारवादी उदारवादी चरण। ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में नरम पंथ भी कहते हैं, नरम दल भी कहते हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार का रुख क्या है कांग्रेस के प्रति, ब्रिटिश सरकार का रुख क्या है उदारवादी नेताओं के प्रति, उस पर अपनी चर्चा करेंगे और क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, अगर मैं कांग्रेस के उदारवादी चरण की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि यह अकेला नहीं, यानी कोई और भी इसके साथ होगा, तभी तो हम एक पार्ट को पढ़ रहे हैं और एक पार्ट को छोड़ रहे हैं। उदारवादी चरण और एक होता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण कहते हैं, या फिर उसको गर्मपंथी भी कहते हैं, या चरमपंथी भी कहते हैं, सब अपने अपनी भाषा से उसको डिकोड करते हैं। कांग्रेस का उदारवादी चरण कहने का मतलब है, जब कांग्रेस का निर्माण होता है 1885 में, कांग्रेस धीरे धीरे कार्य करते हुए आगे चलती है। शुरुआत में कुछ हमारे जैसे होते हैं ना घर में बड़े बुजुर्ग, उनकी जो प्रभुता होती है वो उदारतावादी होती है।
और जो यूथ होते हैं, जो युवा होते हैं, घर के जो बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, वो उग्रवादी सोच के होते हैं। उग्रवादी मतलब कि जैसे अगर मैं इतिहास के संदर्भ में लूं, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो उदारवादियों का जो समूह होता है, इसमें सीनियर्स होते हैं, जिसे कहते हैं ना सीनियर्स हैं, बड़े हैं। इसमें जो सीनियर्स थे उनका मानना था कि कांग्रेस हमारे हित के लिए है, हम इनसे प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे चीजें हमारे अनुरूप हो जाएंगी। लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि ये कभी करने वाले नहीं है, हमें इनसे सत्ता छीननी पड़ेगी, स्वशासन और स्वराज्य हमको इनसे छीनना पड़ेगा। खैर, उग्रवादियों के बारे में अगली क्लास में डिस्कशन होनी है, क्योंकि 1905 से जो एरा चलेगा वो चलेगा उग्रवादियों का। हालांकि अभी भी जब हम 1885 के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक बार सब लोग कांग्रेस के साथ होते हैं, मैक्सिमम लोग, लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस की सोच होती है, जो कांग्रेस की विचारधारा होती है, वह कैसी बनती जाती है, उदारवादी विचारधारा। इससे जो यूथ वर्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, और वह धीरे धीरे उनके मन में असंतोष प्रकट होने लगता है, पैदा होने लगता है। और वे 1887-88 के बाद से ही कांग्रेस धीरे धीरे दो विचारधाराओं में बढ़नी शुरू हो जाती है। और 1905 आते आते तक यह जो विचारधारा थी यह बहुत ही ज्यादा प्रबल रूप ले लेती है, और 1907 में जाकर कांग्रेस का विभाजन तक हो जाता है। खैर, वो सब बातें हम आगे देखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा कांग्रेस का उदारवादी चरण है, जो कब से कब तक चलता है आप सब जानते हैं, कई बार डेट पूछ लेता है। तो यह 1885 से लेकर, कब से, 1885 से लेकर 1905 तक, यह जो कालखंड है यह कब से कब है, 1885 से लेकर 1905 तक। उदारवादी चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उदारवादी नेता इस समय उपस्थित थे, और जो उनकी अध्यक्षता थी, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता थी, यही लोग कर रहे थे, उदारवादी लोग। जैसे आप सब जानते हैं बहुत सारे लोग थे, दादा भाई नौरोजी, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोग थे। दादा भाई नौरोजी होंगे, दिनसा वाचा हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, आनंद मोहन है ना, बहुत सारे लोग आपको इस समय देखने को मिलेंगे। महादेव गोविंद रानाडे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनकी सोच कैसी है, उदारवादी सोच है। कह सकते हैं कि यह उस समय क्या हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक का एक कथन बहुत अगर सटीक बैठता है, मैं यहाँ पर अगर बोलूं तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, आज के जो उग्रवादी हैं वह कल के उदारवादी होंगे, और जो आज के उदारवादी हैं वो कल के उग्रवादी रहे होंगे। यानी उनका कहना है कि बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी नेताओं में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि अगर आज हमारी सोच उग्रवादी है, क्योंकि हम यूथ हैं, समय के हिसाब से जैसे जैसे हमारे अंदर अनुभव आता जाएगा, जैसे जैसे हम अनुभवी होते जाएंगे, हमारी उम्र ढलती जाएगी, उसके साथ साथ हम उग्रवादी से उदारवादी रूप ले लेंगे। और आज जो लोग उदारवादी हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, बहुत सारे लोग, महादेव गोविंद रानाडे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी उदारवादी नेता हैं, रास बिहारी घोष, ये सब जो अभी उदारवादी नेता हैं, ये अपने जमाने में ये उग्रवादी नेता रहे होंगे। बेसिकली उग्रवादी कहने का मतलब ये नहीं था कि वो हिंसक थे। उग्रवादी का मतलब उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी, वो बात को गोल गोल घुमाकर इस पर भरोसा नहीं करते थे, वो जो सीधी बात है वो कर डालने में भरोसा रखते थे। वो स्वराज्य मांगना नहीं चाहते थे, वो स्वराज्य को छीनना चाहते थे। बस इतना ही डिफरेंट था दोनों में। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आज के उदारवादी है वो कल के उग्रवादी रहे होंगे, और जो आज के उग्रवादी है वो कल के उदारवादी होंगे। ये बात उनकी कही है। 1885 से 1905 तक का जो दौर है यह उदारवादियों के बहुत ज्यादा प्रभुत्व के कारण इसे उदारवादी चरण कहा जाने लगा। इसे भारतीय कांग्रेस का प्रारंभिक चरण भी कहते हैं। ये उदारवादी लोग हैं, इन्हें प्रारंभिक चरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रारंभ जब कांग्रेस का होता है तो इन्हीं का
प्रभुत्व होता है। ठीक है, अब इनकी कार्यशैली कैसी है उदारवादियों की कार्यशैली कुछ ऐसी थी कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अहिंसक रूप धारण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उदारवादियों का मानना था जो अंग्रेज हैं यह भारत में शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं, वे भारत की समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अगर हम उन्हें प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध करें तो वे जरूर हमारी बात को सुनेंगे। तो उन्होंने दो प्रकार की क्या कहते हैं इन्होंने कार्य करने की पद्धति अपनाई। अगर मैं पहले कार्य की बात करूं, इन्होंने दो प्रकार से कार्य करने की योजना बनाई। दोनों प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रकार इन्होंने चुना कि हम अनुरोध करेंगे प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिशर्स या फिर कहें ब्रिटिश अधिकारियों को समस्या के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन्होंने दो प्रकार के कार्य करने के तरीके को अपनाया। पहला कि हम अनुरोध करेंगे, प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारी जो है उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे और वे हमारा काम करेंगे। दूसरा इन्होंने नियम बनाया, दूसरा इन्होंने टारगेट किया कि हम लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश भारत है उसे अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने मतलब दो प्रकार के नियम बनाए उदारवादी जो नेता थे कि हम पहली बात तो प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, अनुरोध करेंगे कि सर देखिए हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप हमारी बात को सुनिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि इनका मानना है जो अंग्रेज हैं इनके बिना भारत का विकास संभव नहीं है, उपनिवेशी शासन में रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ये इनका मानना था। और दूसरी बात ये जो ब्रिटिश भारत की मैं बात कर रहा हूं, जैसे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष में आ जाएं, हम ऐसा कार्य करेंगे। तो यह इन्होंने दो प्रकार की नीति बनाई। अगला पॉइंट अगर मैं इसमें बताऊं तो उदारवादी हैं इन्होंने 1889 में 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा जिसका नाम क्या है इंडिया 1889 में लंदन में आईएनसी की एक शाखा इंडिया, ये थोड़ा सा मैं अगर ऐसे कर दूं सही बैठेगा। 1889 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा इंडिया की स्थापना लंदन में करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1889 में आईएनसी की एक शाखा जिसका क्या नाम है इंडिया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है इंडिया की स्थापना कहां हुई थी,
इंडिया की स्थापना कहाँ होती है? लंदन में। कब होती है? 1889 में। और ये इंडिया क्या है? आईएनसी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। उदारवादियों का मानना था कि जैसे जैसे हम भारत में अपनी राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार कर रहे हैं, हमें लंदन के लोगों को यानी ब्रिटिशर्स को यानी इंग्लैंड के लोगों का भी साथ चाहिए। तो इन्होंने भारत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि भारत के लोग भी बाहर रहते थे इंग्लैंड में, भारत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनके लोगों को, ब्रिटिशर्स को, भारतीयों को एकजुट करने के लिए भारत के लिए इन्होंने लंदन में भी एक शाखा खोली ताकि हम भारत के बारे में पूरी दुनिया को बता सकें। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अंदर से भी हम उन पर दबाव डालें और बाहर से भी दबाव डालें। ठीक है, इसलिए उन्होंने 1889 में आईएनसी की एक शाखा इंडिया की स्थापना कहाँ कर दी? लंदन में कर दी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या होगा? अगला पॉइंट 1890 में 1890 में दादा भाई नौरोजी जो होते हैं वो अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं? लंदन में बिताते हैं, यानी इंग्लैंड में बिताते हैं। 1890 में वे सोचते हैं कि हम एक शाखा जो है, हम एक संस्था जो है वो कहाँ पर खोलें? लंदन में। सॉरी, 1890 में दादा भाई नौरोजी सोचते हैं कि हम कांग्रेस का जो अधिवेशन है, जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का हर साल होता है, 1885, 86, 87, 88, मैंने ये चारों आपको बताया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया था, है ना। तो 1888, 1889, 1890, 91, 92 जो हर वर्ष हम कांग्रेस अधिवेशन कर रहे हैं, 1890 में इन्होंने प्लान बनाया। 1890 में दादा भाई नौरोजी चाहते थे कि 1892 का कांग्रेस अधिवेशन लंदन में आयोजित हो। लंदन में आयोजित हो। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन वार्षिक करने का मतलब ही था कि लोगों को जोड़ने के लिए और प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र में करना था, इससे लोग क्या हों? उनसे कनेक्ट हों। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का अधिकांश समय लंदन में बिताया था, ब्रिटेन में बिताया था, तो उन्हें उम्मीद थी कि अगर हम कांग्रेस अधिवेशन लंदन में करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? 1991 में 1991 में इंग्लैंड में आम चुनाव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से यह निर्णय स्थगित कर दिया जाता है और यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? कोई दिक्कत? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की स्थापना कहाँ हुई? दादा भाई नौरोजी कहाँ चाहते थे कि वो 1892 का कांग्रेस अधिवेशन हो, और 1991 में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, जिसे अपने यहाँ पर लोकसभा का चुनाव कहते हैं, वहां पर आम चुनाव हुआ था और इसी वजह से यह क्या हो गया? आयोजन कैंसिल करना पड़ा। हो गया? चलिए, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं उदार राष्ट्रवादियों के योगदान। आप सब जान गए उदारवादी क्या होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको? एक बार मैं देख लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, चीजें एकदम साफ होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदार राष्ट्रवादियों का योगदान। उदार राष्ट्रवादियों का योगदान, क्या क्या योगदान उनका रहा है? क्योंकि अगर वे लगभग 20 साल तक पूरी सत्ता को संभाल कर रखे थे, कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे थे, तो कुछ न कुछ उनके योगदान भी रहे होंगे।
उन योगदान को हम समझते हैं, उन योगदान के बारे में हम लोग चर्चा करें। आर्थिक नीतियों की आलोचना, किसकी आर्थिक नीतियों की आलोचना है? यह ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों की आलोचना है। ठीक है, आर्थिक नीतियों की आलोचना की गई, किसके द्वारा की गई उसके बारे में समझते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी हो गए, दिनसा वाचा हो गए और कुछ अन्य लोगों ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि भारत में जो धन है, भारत में जो धन है वह धीरे धीरे कहाँ प्रवाह हो रहा है इसका, ये धीरे धीरे इंग्लैंड की ओर इसका प्रवाह बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो पेंशन के माध्यम से हो, चाहे सैलरी देने के माध्यम से हो, या फिर बड़े बड़े अधिकारियों को गिफ्ट भेजने के माध्यम से हो, बहुत ज्यादा धन जो है बहुत तेजी से प्रभाव उसका कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड की तरफ हो रहा है। फिर इन्होंने देखा कि सिर्फ धन ही नहीं जा रहा है, भारत के लोग जो कच्चा माल उत्पादित करते हैं, भारत में जो कच्चा माल की उपस्थिति है, ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हैं, भर भर के वो इंग्लैंड सप्लाई कर रहे हैं और इंग्लैंड में उस कच्चे माल को बनाकर तैयार किया जाता है और उस कच्चे माल से बने प्रोडक्ट को भारत में ही बेच दिया जा रहा है, भारत में ही महंगे दामों पर खपा दिया जा रहा है। यह देखकर जो उदारवादी नेता है, इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इन्हें समझ में आने लगा ये जो ब्रिटिशर्स है यह हमारे हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने का काम कर रहे हैं, भारत को गरीब करने का काम कर रहे हैं। तब इन्हें एहसास हुआ भारत में जो गरीबी का दौर अब चल रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की यह आर्थिक नीतियों का क्या है, चलन है, जो उन्होंने आर्थिक नीति भारत में लागू करके रखी। तो इन्होंने एक पद्धति दी जिसका नाम है निकास पद्धति। क्या दी? इन्होंने एक निकास पद्धति दी और भारत के जितने भी उदारवादी नेता हैं उनको इसके बारे में समझाया और सभी ने मिलकर इसका बहुत ही तीव्र गति से विरोध किया। किस गति से विरोध किया? तीव्र गति से। तो आर्थिक नीतियों की आलोचना में इन्होंने एक पद्धति दी जिसका नाम है निकास पद्धति। निकास पद्धति। निकास पद्धति शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो दूसरे कलर से कर देते हैं। इन्होंने एक पद्धति दी, उस पद्धति का क्या नाम था? उस पद्धति का नाम था निकास पद्धति। निकास पद्धति। निकास पद्धति से आप जैसे नाम से ही समझ पा रहे हो कि धन का क्या हो रहा है, निकास हो रहा है भारत से। और कहाँ जा रहा है ये जा कहाँ पर रहा है, ये जा रहा है सीधा सीधा ब्रिटेन में। सारी चीजें आपको क्लियर हुई यहाँ तक। उसके बाद ये क्या करेंगे, इन्होंने दो लक्ष्य निर्धारित किया इनको रोकने के लिए। इनको रोकने के लिए इन्होंने दो लक्ष्य निर्धारित किए और वो लक्ष्य क्या थे उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने पहला लक्ष्य निर्धारित किया, भारत में जितने भी उद्योग हैं उसका संरक्षण। भारत के उद्योगों का विकास एवं संरक्षण। उद्योगों के विकास एवं संरक्षण, यह इनकी क्या थी, यह इनकी पहली जो टारगेट इन्होंने डिसाइड किया था वो यही था, भारत के उद्योगों का विकास एवं संरक्षण। दूसरा इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो क्या था, क्योंकि जो भारत में आप देख रहे होंगे, मैंने आपसे चर्चा की, भारत से कच्चा माल ले जाकर ये ब्रिटेन ले जाते थे और वहां पर इसका प्रोडक्ट बनाकर वो भारत में वापस बेच दिया करते थे। तो दूसरा इन्होंने कहा कि स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। एक्चुअल में जो 1905 में स्वदेशी का
प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, कहीं ना कहीं यहीं से वो चीजें निकली हुई थी। तो जब आर्थिक नीतियों की आलोचना पे ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना में हम पढ़ेंगे, तो भारत के जो उदारवादी नेता थे उन्होंने निकास पद्धति नाम की एक पद्धति दी, एक इन्होंने नियम दिया, एक कानून वो दिया, इन्होंने एक प्रयोग दिया कि निकास पद्धति के माध्यम से जो धन है वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। उसको रोकने के लिए इन्होंने दो उपाय सुझाए। पहला उपाय था भारत के उद्योगों का विकास जल्द से जल्द हो और उसका संरक्षण भारतीयों को प्राप्त हो सके। दूसरा इन्होंने कहा स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, यानी हम भारत की ही वस्तुओं को अपनाएंगे, विदेश में जो बनकर आई है भले ही हमारे ही कच्चे माल से बनी हो, लेकिन अब वो विदेशी वस्तु हो गई है, उसका हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। आर्थिक नीतियों की आलोचना में इन्होंने पूरी तरीके से आलोचना की ब्रिटिशर्स की, और इन्हें समझ में आने लगा ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे पक्षधर नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलती है, आप सभी भी जानते हैं। अब बात आती है व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार। ठीक है, व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार। देखिए, व्यवस्थापिका आप सब जानते हैं, कांग्रेस की स्थापना या राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत का जो सबसे बड़ा मूल कारण था वो 1857 की क्रांति थी। 1857 की क्रांति के बाद से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, उसके बाद डायरेक्ट क्राउन शासन करता है। ठीक है, डायरेक्ट सत्ता कहां से चलाई जाने लगी, ब्रिटेन से। जब ब्रिटेन से सत्ता चलाई जाने लगी तब धीरे धीरे इन्हें एहसास हुआ कि भारत में एक व्यवस्थापिका की जरूरत है, क्योंकि भारत के लोगों ने भी अब आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी थी। थोड़ा टाइम लगा भारत में, क्योंकि भारत में शिक्षा की व्यवस्था, इसके पहले मुगलों का शासन, फिर ब्रिटेन का शासन, भारत के लोगों में काफी, आप कह सकते हैं डर है या फिर शिक्षा का अभाव, जो भी आप कह सकते हैं एक्सक्यूजेस में वो रख सकते हैं। व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार की शुरुआत होती है 1861 से। हालांकि 1861 में भारत को कुछ नहीं मिलता है। 1861 में नाम मात्र के आप कह सकते हैं इनमें सहभागिता होती है, भागीदारी मिलती है व्यवस्थापिका में। आप ये समझ लीजिए 1862 में जो संवैधानिक सुधार आया हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1862, और उसके बाद अगला आता है 1892 में। इसके बीच 3 साल का गैप होता है, और इस 30 साल में सिर्फ और सिर्फ 45 भारतीय इस व्यवस्थापिका का सदस्य बन पाते हैं। और उसमें भी ऐसे ज्यादा लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ब्रिटिश सोच को सपोर्ट कर रहे होते हैं, धनी होते हैं, ऐसे होते हैं। बहुत कम लोग जो है, 2-4 लोग क्या कहते हैं इसमें चयनित हो पाते हैं, ऐसे जो भारत के लिए आवाज बुलंद कर सकें, जो भारत के लिए वास्तव में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो इसके बाद जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, तो कांग्रेस के जो लोग हैं वे अब मांग करना शुरू करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उस मांग में इन्होंने क्या कहा कि हमें कि एक सेकंड, उस मांग में इन्होंने क्या कहा कि हमें जो है फिर से भारतीय परिषद अधिनियम दी जाए, भारतीय परिषद अधिनियम दी जाए। ठीक है, हमें क्या दिया जाए, भारतीय परिषद अधिनियम का विस्तार हो, भारतीय परिषद। अगर मैं ऐसे कहूं, आप व्यवस्थापिका का मतलब समझ रहे हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। व्यवस्थापिका में दो होते थे, एक केंद्रीय प्रांतीय परिषद, केंद्रीय प्रांतीय परिषद, ठीक, और दूसरा होता था प्रांतीय परिषद या विधानसभा जिसको कहते हैं, या फिर प्रांतीय परिषद, या इसी को मैं कह दूं प्रांतीय परिषद। ठीक है, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद। व्यवस्थापिका क्या थी, एक केंद्रीय परिषद हुआ करती थी और दूसरी प्रांतीय परिषद हुआ करती थी। जो व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार की बात है वो इसी में है कि केंद्रीय परिषद और विधान या सभा या प्रांतीय परिषद में हमें
कुछ सुधार चाहिए। वो सुधार कौन कौन से हैं अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, हमें परिषदों का विस्तार चाहिए, परिषदों का विस्तार चाहिए, यह कांग्रेस की मांग है। 1885 से लेकर 1892 तक, जब तक यह अधिनियम नहीं आया था तब तक इन्होंने मांग किया कि परिषदों का विस्तार चाहिए। जो अभी तक सिर्फ हमको 3-4%, 3-4 लोगों को आपने मान्यता दी है इसमें सिलेक्ट होने की, भागीदारी की, इसमें विस्तार चाहिए। और साथ साथ हमें आर्थिक नीतियों में भी भागीदारी करनी है, आर्थिक नीतियों में। इनकी मांगे दो थी, क्योंकि हमें परिषदों का विस्तार थी, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें केंद्रीय परिषद और विधान परिषद में चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी विस्तार हो, और साथ साथ हमें आर्थिक नीतियों में भी सहभागिता मिले, हमें इसमें बोलने का अधिकार मिले, हमें इसमें वोट डालने का भी अधिकार मिले। ये कांग्रेस की मांग थी। तो 1892 में जब यह परिषद आता है, यह अधिनियम आता है, तो कुछ ऐसा जो इन्होंने सोच रखा था उसके अनुरूप तो नहीं आता है, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर होता है। तो होता क्या है भारतीय परिषद अधिनियम में कि जो अभी तक 4 से 6 लोग हुआ करते थे, वे मिनिमम लोग विस्तार करके इन्होंने क्या कर दिए, 10 से 16 सदस्य कर दिए। यानी परिषद का विस्तार हुआ, परिषद का विस्तार हुआ, परिषद का विस्तार हुआ। पहली बार प्रतिनिधि, पहली बार प्रतिनिधि के बारे में डिस्कशन हुआ कि हमें प्रतिनिधि चाहिए। प्रतिनिधि मतलब एक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होगा, इस हिसाब से इन्होंने प्रतिनिधि शब्द को पहली बार यहाँ पर केंद्रीय परिषद में लेकर आते हैं। तीसरा इन्होंने क्या किया, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, कि जो मांग थी आर्थिक नीतियों, इसमें भारतीयों के योगदान को बढ़ाया, आर्थिक नीति में भारतीयों के योगदान को बढ़ाया। और जो चौथी बात थी उसमें इन्होंने क्या कर दिया, प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछने का अवसर दिया। हालांकि ये सब बहुत लिमिटेड था, पेपर में तब भी सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सीमाएं बहुत ज्यादा थी। इसीलिए भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका खुलकर विरोध किया। किसका विरोध किया, भारतीय परिषद अधिनियम का। इन्होंने विरोध किया और कहा कि अगर एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था इस समय, कांग्रेस का नारा था, नारा किसका था, कांग्रेस का, कांग्रेस का नारा था कर नहीं तो सॉरी, कांग्रेस का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। जब यह 1892 का अधिनियम आया था तो यह नारा बहुत प्रचलित हुआ था कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया। आखिरकार अब जो भारत के उदारवादी नेता थे, इन्हें यह बात समझ में आ गई कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं, इनकी मंशा ही नहीं है भारत के लिए कार्य करने की। और पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले हो, दादा भाई नौरोजी हो, दिनसा वाचा हो, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन हो, सभी लोगों ने मिलकर अब धीरे धीरे भारत में स्वराज्य की मांग को बढ़ाना शुरू कर दिया। पहली बार जो स्वराज्य का आना था वो यह इसी दौर में आता है, 1892 के जो परिषद अधिनियम है, इसी के बाद आता है कि अब हमको क्या चाहिए, अब हमें स्वराज्य चाहिए। कुछ कारण यह भी था कि एक तरफ यह उदारवादी चल रहा था, दूसरी तरफ साथ साथ जो उग्रवादियों की सोच थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत ही सही समझ में आने लगी थी उदारवादियों को, कि अकेले सिर्फ प्रार्थना करने से काम नहीं होने वाला। तो उन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग को बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आप याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं,
यह कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। यह किसका नारा था? यह कांग्रेस का नारा था। कब दिया गया था? 1892 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार का रुख, ब्रिटिश सरकार का रुख कैसा था? अगर मैं इस पे बात करूं तो ब्रिटिश सरकार का जो रुख है, ब्रिटिश सरकार ने भी यही सोचकर इसकी स्थापना होने दी थी शायद, कि जो भारत में उद्गार होता है, जैसे 1857 की क्रांति का उद्गार हुआ था, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आकर ये लोग अपना उद्गार करेंगे, अपने जोश दिखाएंगे, अपने मन की बात कह डालेंगे, भड़ास निकाल लेंगे और भारत में फिर से 1857 जैसी कोई क्रांति नहीं होगी। 1885 में इन्हें ऐसा ही लगा और ये 1885 से 1887-88 तक इनकी बातों को लाइटली लिया करते थे, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलने लगी। अंग्रेजों ने जो है इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया? बहिष्कृत कर दिया। डफरिन का एक बहुत ही चर्चित जो बयान है वो सामने आता है, डफरिन का, लॉर्ड डफरिन, जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसने कांग्रेस को क्या कहा था? देशद्रोहियों की संस्था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, बीपीएससी में ही। आप भी एक बार सर्च करके देखिएगा, देशद्रोहियों की संस्था किसने कहा था? किसको? कांग्रेस को। देशद्रोहियों की संस्था किसके लिए यूज किया गया था? ये शब्द यूज किया गया था कांग्रेस के लिए। जितने भी बड़े बड़े लोग आए, जितने भी वायसराय आए, इन्होंने सब खुलकर विरोध किया। वायसराय 1905 में आप जानते हैं जो हुआ करते थे, बंगाल विभाजन के कर्जन, लॉर्ड कर्जन जिनको कहा जाता है, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस जो है वह लड़खड़ाती हुई मृत्यु की ओर जा रही है और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसका सहयोग करूं। तो यह किसका बयान था? यह बयान था लॉर्ड कर्जन का। धीरे धीरे इनका रुख जो है बदलता जाएगा और यह एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो कांग्रेस का विरोध करती हो। एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो कांग्रेस का विरोध करती हो, जिसका नाम है संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। इंग्लिश में कई बार पूछा जाता है तो आप याद कर लीजिए, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये संस्था बेसिकली होती क्या है? देखो, कांग्रेस की जो नीति थी, बांटो और राज करो की नीति, वो यहीं पर उजागर होती है। इन्होंने क्या किया? जो कांग्रेस के लोग होते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान, इनको अपने पक्ष में किया, इन्होंने भड़काया इनको कि कांग्रेस जो है वो आपके लिए कार्य नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, जो कांग्रेस से बिल्कुल मतलब सहमत ज्यादा नहीं थे, उनको इस पक्ष में करके इस संस्था की स्थापना में सहयोग दिया, जिसका नाम है संयुक्त भारत राष्ट्रवादी कांग्रेस। और ये जाकर सीधा सीधा कांग्रेस की एंटी बन गई। किसकी एंटी बन गई? कांग्रेस की एंटी बन गई, एंटी पार्टी हो गई। दोनों के बीच में बिल्कुल लड़ाइयां बन गई। अब होगा क्या कि जब कांग्रेस कुछ अच्छा कार्य करेगी तो वे बीच में किसको खड़ा कर देंगे? संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, जो कि एक भारतीय संगठन था। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को बांटने की कोशिश की। हमने उदारवादी चरण को भी देखा, हमने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में देखा। उसमें 4 बदलाव हैं। क्या है? परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद या फिर प्रांतीय विधान परिषद, इसमें विस्तार होता है। पहले 6 से 10 लोग हुआ करते थे, अब 10 से 16 लोग को उन्होंने कर दिया। पहली बार प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा की गई। फिर इनको आर्थिक जो नीतियां थी उसमें सहयोग दिया गया, इनमें इनकी भागीदारी बढ़ाई गई और प्रश्न पूछने पर कुछ मामलों में इन्हें छूट भी दी गई। यह बातें 1892 के अधिनियम में थी, लेकिन यह सिर्फ हवाई बातें थी, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया
और इसी समय नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और यहीं पर पहली बार स्वराज्य की मांग होती है, स्वशासन की मांग उठनी शुरू होती है। तो आज की क्लास जो है वो बेसिकली बहुत ही आसान क्लास थी। आज हमें केवल डिस्कशन करना था, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। यह क्लास जो थी वो इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि हमें जब राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ना है तो हमें एक समझ विकसित होनी चाहिए कि उदारवादी चरण जो है वह किस कारण आया अस्तित्व में, उसने क्या क्या योगदान दिए। देखिए, असफलताएं बहुत सारी थी, चाहे वो उदारवादी कांग्रेस की हो या उग्रवादी कांग्रेस की हो। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी मैंने वो सब डिस्कस की। अगर मैं एक पॉइंट पूछूं कि सबसे बड़ी कमी क्या थी, जो इनका फेल्योर था उदारवादी चरण का, वो सबसे बड़ी बड़ी कमी क्या थी, इन्होंने जनमत संग्रह हासिल नहीं किया, इन्हें जनमत का साथ नहीं मिला। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि इन्हें खुद जनमत में विश्वास नहीं था, यानी इन्हें जनता में विश्वास नहीं था। रीजन था अशिक्षा, यानी शिक्षा की कमी। इनका मानना ये था कि भारत के लोग जो हैं इतने ज्यादा विभिन्न हैं या इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, ये कैसे हमें एक बार में आराम से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, हमें समझ पाएंगे। भारत में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, शिक्षा का अभाव है, क्या हम उन तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और उन्हें मना पाएंगे? यह बात इन्हें समझ में नहीं आई और इन्हें जनता का साथ नहीं मिला। किसका साथ नहीं मिला? जनता का साथ नहीं मिला। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अपोजिट में उग्रवादियों को जनता का साथ मिलता है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज की जो सारी चर्चा थी वो हमने क्लियर कर ली। ठीक है, तो इनका योगदान भी बहुत अच्छा रहा है। अगर उदारवादियों का योगदान के बारे में सोचेंगे तो इनका योगदान था कि इन्होंने पहली बार, ऐसी कोई संस्था थी, पहली बार ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र में राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार किया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए, राष्ट्र में हर जगह घूम घूम कर इन्होंने भारतीयों की सशक्तता की बात की, आर्थिक नीतियों का बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आर्थिक नीतियों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने पूरे राष्ट्र में चेतना जगाई, उन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आज की क्लास को हम रोकते हैं यहीं पर। जब हम उग्रवादियों को पढ़ेंगे तब हम तुलना करेंगे कि उग्रवादी और उदारवादी में क्या डिफरेंसेस थे, क्या दोनों का अलग होना उचित था, क्या दोनों का मत जो है वो कितना अलग था, उन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। ये परिणाम एकेडमी हमारी टीम है पूरी की पूरी। ये हमारा ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। टेलीग्राम को आप जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। परिणाम एकेडमी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, परिणाम एकेडमी नाम से सर्च करेंगे तो आपको यह चैनल मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पिन करवा दूं उसमें लिंक, आप वहां से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9451609040। आप पहली बार चैनल पर आए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ जिसमें आपको मजा आने वाला है बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।